गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एयर वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूटेंट्स और उसका जो इम्पैक्ट था वो हम पढ़ रहे थे। और आज हम एक्चुअली उसी के साथ में एक टेबल था जो मुझे बताना था, वो है पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ हेवी मेटल वाटर पोल्यूशन। कुछ अगर हेवी मेटल पानी में चले जाते हैं तो वो एज ए पोल्यूटेंट काम करते हैं और उस टाइम पे वो वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। अब कौन से इस टेबल में अगर आप देखेंगे, इस टेबल में आप देखिए लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, कॉपर है, बेरियम है, जिंक, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सारे मेटल्स हैं। अगर ये पानी में चले जाते हैं तो इनका इफ़ेक्ट होता है, बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर लेड है वो नर्वस सिस्टम को हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो हमारा इंटेस्टाइन्स है, इनको हार्म करता है। पल्मोनरी मतलब हमारी जो छाती है उसको भी, ब्रेन, लिवर, इन सब को बहुत डैमेज करता है। एनीमिया हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज आती हैं अगर लेड वाला पानी हमने पिया जिसमें लेड होगा। इसी तरीके से आर्सेनिक देखेंगे आप, तो आर्सेनिक से अगर वो पानी हमने पिया जिसमें आर्सेनिक है तो डायरिया हो जाता है। तो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, इंसान में मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, लंग कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। कैडमियम देखेंगे तो उससे क्या होता है, बोन्स की डिफॉर्मेशन, मतलब जो बोन है वो एकदम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी इंजरीज हो जाती हैं। लिवर, इन सब को भी मतलब प्रॉब्लम कर सकता है, डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। अगर आप कॉपर देखेंगे तो उससे फीवर आ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी हो जाता है। इसी तरीके से बेरियम जो है, अगर हम मतलब इससे क्या होता है, अगर बेरियम वाला पानी, अगर उस पानी में बेरियम है मेटल, तो हमें प्यास लगती है, वॉमिटिंग फील होती है, डायरिया हो जाता है, इवन पैरालिसिस, हमें अंदर से पेन, पेट में पेन भी होने लगती है। वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब अगर जिंक चला जाता है पानी में तो वो क्या कर देता है, हमारा रेनल डैमेज करता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कहीं अकड़ गए हैं हम, तो हमारी हाथ पाँव नहीं चल पाते हैं, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। इसी तरीके से अगर क्रोमियम चला गया तो उससे भी पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सरेशन हो जाती है, कैंसर हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। और कोबाल्ट अगर आप देखेंगे वो डायरिया करता है, लो बीपी हो जाता है, और लंग में भी इरिटेशन काफ़ी हो जाते हैं, बोन्स में भी डिफॉर्मेशन हो जाती है, बोन्स भी अच्छे से काम नहीं करते हैं, टेढ़े मेढ़े से, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये कुछ मेटल्स अगर पानी में चले जाते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं इनकी वजह से होता है। तो ये था। अब ये तो हो गया हमारा पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट मेटल का। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड चैप्टर का 2.2 का जो टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ यूट्रिफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। फ़िलहाल हम आज यूट्रिफिकेशन ही पढ़ेंगे, बायोमैग्निफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। जो यूट्रिफिकेशन है ये क्या होता है, देखो क्या होता है, जो एल्गी होता है ना, आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर का, आप कहीं पे भी अगर देखेंगे कहीं पानी पड़ जाता है वहाँ वो ग्रीन कलर का पैच जमा बन जाता है। कहीं सीमेंट पे भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का, बहुत टाइम तक अगर वहाँ पानी 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 होता है तो वहाँ ग्रीन कलर का कुछ तो वहाँ पे होने लगता है, वो मैट जैसा लगता है हमें, वो एल्गी होता है। तो यूट्रिफिकेशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो एल्गी ही है, मतलब एल्गी का ग्रो होना किसी जगह पे भी यूट्रिफिकेशन का काम करता है। अब अगर ये पानी में होता है तभी, अगर एल्गी ग्रो करता है वहाँ बहुत ज़्यादा तो उस पानी की यूट्रिफिकेशन हुई होती है, जो इसको हम एल्गल ब्लूम्स भी बोलते हैं। एल्गल ब्लूम्स का मतलब एक्सेस ग्रोथ एल्गी की हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, जब उस वाटर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस या नाइट्रेट्स वहाँ चले जाते हैं और उसकी वजह से एल्गी को वो खाना मिलता है। वो जो फॉस्फोरस और नाइट्रेट है वो एल्गी के लिए एक खाने का काम है। जब एल्गी को बहुत 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 खाना मिला, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, वो ग्रो करता जाएगा, उसकी वजह से पूरा जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर एकदम से ग्रीन कलर का पैच ऊपर लग जाएगा, वो अल्गल ब्लूम्स कहते हैं उसके। जो ये एल्गी है ये यूज़ करता है ऑक्सीजन रात को, और पूरा पानी का जो भी ऑक्सीजन होता है वो ख़त्म कर देता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, फ़िश और जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाता है एल्गी।
एल्गी का एक मैट जैसा वाटर बॉडी के ऊपर बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो वाटर के अंदर पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो उसको रोक देता है बाहर ही उसको। तो जो भी प्लांट्स को अंदर ज़रूरत होती है सन की लाइट की, वो आ ही नहीं पाती उनके पास, क्योंकि जो एल्गी है, जो एल्गी ने मैट पानी के ऊपर बना दिया है अपना, फैला हुआ है वो एल्गी पूरी तरह, वो इसको सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है। एल्गी जो है अगर ये भी मर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म अगर हो गया ये, मतलब इसकी भी डेथ हो गई, ख़त्म हो गए ये, तो धीरे धीरे ये सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और पूरा जो बैक्टीरिया इनको खाने लगते हैं। धीरे धीरे जो ये एल्गी है या ये विंड के ज़रिए थोड़ा उस पानी के शोर किनारों की तरफ आ जाता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है ये, क्योंकि जो भी चीज़ मर जाती है, सड़ जाती है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है। जब वो चीज़ डिकम्पोज हुई, वहाँ से गंदगी गंदगी वाली गैस निकलती है, फाउल स्मेल निकलता है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। जब ये एल्गी सड़ने लग जाती हैं, जब इसके अंदर जान नहीं रहती, जब ये नॉन मतलब लिविंग नहीं रहती हैं, तो फिर यही एल्गी जब इसको पानी के बहाव से या विंड से ये थोड़ा किनारे की तरफ वहाँ जमा हो जाती है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है, तो फिर ये एक गैस प्रोड्यूस हो जाती है इनसे। वो गैस जो है वो काफ़ी फाउल गैस होती है, काफ़ी गंदी स्मेल होती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो धीरे धीरे ये क्या करती है, लेक हो या पॉन्ड है, धीरे धीरे वहाँ उस लेक या पॉन्ड में क्या हो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती है, क्योंकि एल्गी ने सारा ख़राब कर दिया होता है ना, सन की लाइट को आने अंदर देता है, बाकी सब फिश वो सब गंदे मतलब मर जाते हैं, वहाँ डेड डिके मैटर एक्यूमुलेट होता रहता है। धीरे धीरे ये जो लेक है ये फिल हो जाता है, मतलब इसमें गंदगी भी चली जाती है, इसमें कचरा भी चला जाता है, सब डिके पार्ट भी चला जाता है, कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है। सन से जो लाइट आनी थी या ऑक्सीजन होता तो वहाँ पे जो जीव जंतु थे, फ्लोरा फौना, वो काम कर पाते, तो ये रिजनरेशन हो जाती इसमें, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वो हुई ही नहीं, क्योंकि एल्गी ने पूरा ब्लॉक ही कर दिया, उसका पूरा ऊपर वाली लेयर जो है वो ख़त्म कर दी। इस प्रोसेस को साइनेसिस बोलते हैं, जिसका मतलब एक नेचुरल स्टेज होती है जिसमें लेक जो है वो धीरे धीरे, वो एक पानी का लेक था, उसको धीरे धीरे वो चेंज हो गया है ड्राई लैंड में। तो यही चीज़ें ड्राई लैंड कैसे बनती हैं, जब यही चीज़ें हो जाती हैं। एक लेक तो पहले पानी था, मगर धीरे धीरे वही फिर ड्राई लैंड बन गया। अगर हम देखा जाए, ये जो यूट्रिफिकेशन है ये धीरे धीरे एक तरफ से पहले पानी होता है, फिर धीरे धीरे ये मार्शी बना देता है इसको, दलदल जैसा, धीरे धीरे फिर उसके बाद दलदल भी ख़त्म हो जाके फिर ये पूरा सूख जाता है और एक ड्राई लैंड बन जाती है। एक तरफ से हम इसको न्यूट्रिटिव पोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, जो एक टाइप का खाना बन जाता है इस एल्गी के लिए, और एल्गी ग्रो करता जाता है इतना कि इसकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो जाती है। उसकी वजह से पूरा लेक या पानी जो है उसके अंदर और कोई ग्रोथ हो ही नहीं पाती है, सारा ऑक्सीजन एल्गी ले लेता है, और वो अपना सारा काम जो है एल्गी वो किसी और को काम करने देता नहीं है, सारा खुद ही ग्रो कर जाता है, सारा खुद ही न्यूट्रिएंट ले लेता है, और पूरा लेक को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। पूरा जो ऑक्सीजन है वो जो पानी के अंदर होता है वो खुद को ले जाता है, और एल्गी को डिके करने के लिए भी काफ़ी ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ता है, जो भी उसको डिके करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको भी काफ़ी ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ता है। तो फिर जो फिश होती है या कोई और एक्वेटिक प्लांट या एनिमल, उनके लिए कोई भी ऑक्सीजन उसमें बचता ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी डेड हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये एल्गी भी डेड, सब डेड हो जाता है, तो ये मार्शी लैंड से लेकर धीरे धीरे फिर ये किस में, ड्राई लैंड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था थोड़ा यूट्रिफिकेशन। इसमें अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है यूट्रिफिकेशन की। अब जो डेफिनेशंस हैं, वर्ड यूट्रिफिकेशन जो है वो डिराइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से, यू का मतलब होता है गुड या वेल, और ट्रॉप्स का मतलब होता है मीनिंग फूड, मतलब ट्रॉप्स का मतलब फूड, तो इसका मतलब यूट्रोफिक मीन्स होता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो रिच और वेल फूड मतलब एक एडुकेट हेल्दी फूड है, हेल्दी न्यूट्रिशन हो रही है। यूट्रिफिकेशन का मतलब ही हुआ एक हेल्दी एडुकेट न्यूट्रिशन हो रही है, तो इसकी वजह से जो एल्गी है वो ग्रो करता जा रहा है। तो यूट्रिफिकेशन दो वर्ड से निकला हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से। दूसरा एक और डेफिनेशन है इसकी कि यूट्रिफिकेशन एक टाइप का सिंड्रोम है, मतलब आप एक टाइप के सिम्टम्स हैं इकोसिस्टम के,
मतलब इकोसिस्टम पानी वाला वाटर इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे, पानी का देखेंगे, तो यूट्रिफिकेशन एक ऐसा सिंड्रोम है इकोसिस्टम में, मतलब इस तरीके से एक मतलब हम एक सिम्टम मानेंगे इसको, ये एक पानी को ख़राब होने का एक ऐसा सिम्टम जो कैसे कब निकलता है, जब बहुत सारा एडिशनल आर्टिफिशियल या नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट थ्रू फर्टिलाइज़र या सीवेज के थ्रू कंटिन्यूसली एक्वाटिक इकोसिस्टम में एडप होते जाते हैं। उसकी वजह से एल्गी को खाना मिलता है और एल्गी ग्रो होता जाता है और पूरा इकोसिस्टम को यूट्रीफाई कर देता है, यूट्रिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का एक आप मान लो जो वाटर इकोसिस्टम है उसका ख़राब होना, उसके अंदर यूट्रिफिकेशन जो है ये एक सिंड्रोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है ये मतलब अगर आप देखेंगे ये प्राइमरीली किसकी वजह से होता है, बाय लीचिंग ऑफ फॉस्फेट या नाइट्रेट। फॉस्फेट या नाइट्रेट अगर इसकी तरफ बहा के लेके जाए, मगर वो कैसे होगा, फ्रॉम फर्टिलाइज़र। जो फर्टिलाइज़र हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं वो धीरे 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 पानी के बहाव से, बारिश आती है या विंड आती है उनके बहाव से, ये विंड इरोजन हो तो वो भी ज़मीन को उठा के ले जाएगी। उस ज़मीन पे अगर फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, वो उस विंड इरोजन के थ्रू सीधा नदी में जाएगा, तो उसमें वो चला गया वो। और यहाँ अगर बारिश हुई तो वो भी पानी को अपने इस ज़मीन को अपने साथ बहा के उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स ये फॉस्फेट और नाइट्रेट जो फर्टिलाइज़र के थ्रू एडअप हुए हैं ज़मीन में, वो भी पानी में जाएगा। तो ये प्राइमरी काजल बाय द लीचिंग ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। और है फॉस्फोरस और जो नाइट्रेट जो डिज़ोल्वड इन वाटर, वो एक्ट करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट और उनकी वजह से ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा एल्गी की, जो एक टाइप का मैट बनाता है वाटर सरफेस पे। जो ये इंक्रीज़ड प्रोडक्टिविटी जो यूट्रिफिकेशन की होती है वो इसी की वजह से होती है, जब बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी जो है वो लेक सरफेस लेयर में पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन एल्गी सरफेस ऑफ द लेक पाई जाती है। जब हम किसी भी लेक के ऊपर एक वो ग्रीनिश कलर का कुछ पानी सा ग्रीनिश कलर की थोड़ी लेयर देखते हैं ना, तो समझ आना चाहिए कि ये एक आइडेंटिफिकेशन है यूट्रिफिकेशन का। अगर पानी साफ़ है, क्लियर है, आर पार दिख रहा है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर हमें दिखे थोड़ा 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 तो वो थोड़ा ग्रीनिश हो ही जा रहा है ऊपर उसका, तो मतलब वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि भाई इसकी यूट्रिफिकेशन हो रही है, मतलब इसके पास तो एक्सेस न्यूट्रिएंट आ गए हैं और एल्गी धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो ये फ़िलहाल आपकी थी डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट है काजेज़ ऑफ यूट्रिफिकेशन। ये किसकी वजह से होता है? यूट्रिफिकेशन जो है वो होता है नेचुरल सोर्स की वजह से भी, जिसमें हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो अगर पानी में चला जाए तो वो भी एक तरफ से खाना बन जाएगा एल्गी के लिए। वो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। अगर प्लांट का जो है कोई हिस्सा गिर गया, कोई हिस्सा पानी में चला गया, अगर और या एनिमल का हिस्सा पानी में चले गए, यही ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। जब ये ऑर्गेनिक मैटर इन्हीं डिकम्पोजिंग प्लांट और एनिमल से पानी में चले जाएंगे, ये नेचुरल सोर्स हो गया, ये तो किसी ने डाला नहीं, ये तो चले भी जाते हैं उसमें, पानी में चले जाते हैं। उनकी टहनियाँ गिर गई, कोई रूट गिर गया, पत्ता गिर गया, तो वो भी एज ए न्यूट्रिएंट बन जाएगा, मगर ये नेचुरल सोर्स है। एक काज ये भी है यूट्रिफिकेशन का, चले जाते हैं विंड इरोजन से, आप देख लो चले जाते हैं, या लोग पेड़ काट देते हैं, डाल देते हैं उसमें। दूसरा हो गया एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड सोर्स की वजह से यूट्रिफिकेशन होना। इसमें क्या होता है, ड्यू टू डोमेस्टिक जो भी हम काम करते हैं या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल वेस्ट जो भी निकलता है, चाहे डोमेस्टिक वेस्ट निकले, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकले, एग्रीकल्चरल वेस्ट निकले, सारा वेस्ट अगर पानी में चला गया, वो जो भी वेस्ट निकलता है उसमें बहुत टाइप के, हम अपने डिटर्जेंट ही देख ले, उसमें भी बहुत सारे टाइप के ऐसे केमिकल्स हैं जो पानी में जाके वो एक न्यूट्रिएंट का काम करेंगे एल्गी के लिए, और एल्गी उस पर ग्रो करके वहाँ पे यूट्रिफिकेशन करेगा। अगर आप सीवेज देखेंगे, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, वो भी अगर पानी में गया तो वो ज़्यादा हार्म कर देगा। ठीक है, सीवेज एक टाइप का वेस्ट वाटर है जो इंडस्ट्रीज से भी निकलता है, हमारे घरों से भी निकलता है।
इसी तरीके से डिटर्जेंट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं जिनमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स होता है। जो जैसे डिटर्जेंट तो हमें कपड़ों में साफ़ करने में आता है, फर्टिलाइज़र हमें एग्रीकल्चर में आता है। उसमें हम ये चीज़ें जब उसमें ये केमिकल होते हैं ये भी पानी में चले जाते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो यूट्रिफिकेशन में एडअप काम करते हैं। इसी तरीके से लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, यहाँ पे ये जो इनका वेस्ट होता है, हम कोई मुर्गे काटे, हम कोई जानवर काटते हैं, उसमें से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। स्लॉटर हाउसेस जहाँ पे काटे जाते हैं उनका वेस्ट, ये सारा वेस्ट, या कोई प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो सारा डिस्चार्ज एज ए इफिलेंट चला जाता है वाटर बॉडी में। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी पोल्ट्री वाला वो भी पानी में ही डालता है, कोई भी लाइव स्टॉक वाला जहाँ पे मुर्गे काटने हो या जानवर काटने, वो भी अपना वेस्ट डाल देता है वाटर बॉडी में। तो उनको क्या मिल जाता है? न्यूट्रिएंट। वो खाता है एल्गी इन चीज़ों को। तो ये एक एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब ये हमारे ज़रिए जा रहा है। ठीक है, तो दो काजेज़ हैं यूट्रिफिकेशन के, एक तो नेचुरली जो जा रहा है, एक तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वो एडअप हो रहा है और यूट्रिफिकेशन का काज बन रहा है। अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ यूट्रिफिकेशन। जो इफ़ेक्ट्स क्या होता है इस यूट्रिफिकेशन की वजह से, हो क्या जाता है? जब एक्सेस एल्गी ग्रोथ होती है तो वहाँ पे जो लेक में या पॉन्ड में एक लेयर बनती है, इसको स्लाइम लेयर बनती है। वो एक लेयर सी बनती है ऊपर। वो जब ऊपर से लाइट आती है ना, सन की रेज़ आती है, वो उसको अंदर वाटर बॉडी में जाने ही नहीं देती है। सन की लाइट को उधर ही उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में एक्टिविटीज़ होती हैं, एटमॉस्फेयर और पानी के बीच में एक्टिविटीज़ होती है, एटमॉस्फेरिक रीजनरेशन होता है वाटर का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो होने ही नहीं देता है। एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं पानी का, मतलब ऑक्सीजन का एडप होना पानी में, किस तरीके से एक्टिविटीज़ होती है वो हो ही नहीं पाती, क्योंकि पानी के ऊपर एक ऐसी लेयर पड़ जाती है वो किसी को बाहर से एलो ही नहीं करने देती है, वो अंदर जाने ही नहीं देती है। तो ये एल्गल ग्रोथ की वजह से होता है। जब धीरे धीरे डेथ हो जाती है एल्गी कोई, तो बायोडिग्रेडेशन हो जाती है, उसका सड़ जाती है वो, मतलब उसको डिकम्पोज होने लगती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है पानी में वो धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि जब एल्गी को कोई डिकम्पोज कर रहा होता है, उसकी बायोडिग्रेडेशन होती है, तो उसको वहाँ का ऑक्सीजन कंज्यूम करता है वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एल्गी को डिकम्पोज करता है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो धीरे धीरे पानी के अंदर डिप्लीशन हो जाता है। एक तो एल्गी जब था तब भी वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहा था, जब एल्गी मर गया और उस एल्गी को फिर डिकम्पोज करना है, मरी हुई चीज़ को डिकम्पोज करना है, उसके लिए भी फिर ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट जो एल्गी है ये क्या करता है, ये जीकर भी ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है और मरकर भी ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है। अब है थर्ड वन, एनेरोबिक कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होता है, अब एनेरोबिक कंडीशन जो होगी जब हमारे उसमें पानी में ऑक्सीजन होगा नहीं, ठीक है, वैसी कंडीशन बन गई, तो वाटर बॉडी जो है वो ऑक्सीजन है ही नहीं उसके पास। उसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं पानी में, उनकी धीरे धीरे सफोकेशन हो जाती है, सफोकेशन के साथ साथ उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये एल्गी है जो ख़राब हो गया है, गंदा हो गया है, सड़े हुए एल्गी, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनकी भी सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई है। तो जो ये रोटन एल्गी है और भी बहुत सारे फिश या प्लैंकटॉन्स हैं, इनकी वजह से उस तालाब में, उस लेक में स्मेल आने लगती है, क्योंकि जब चीज़ें सड़ जाती हैं तो वो स्मेल क्रिएट करती है, फाउल स्मेलिंग कंडीशन उस जगह हो जाती है, उसके इर्द गिर्द कोई नहीं जाता है। जो अगर हेवी ग्रोथ हो जाती है एल्गी की किसी भी वाटर बॉडी में, वहाँ पे कोई भी क्लॉगिंग ऑफ फिल्टर्स, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है कहीं पे, बट अगर उसके इर्द गिर्द एल्गी है, ग्रोथ कर गया है, तो फिल्टर अपना पानी को साफ़ करने वाला काम ही नहीं कर पाएगा कहीं पे। अगर मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इर्द गिर्द अगर हो गई है एल्गी जमा, तो वो फिर पानी को साफ़ ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्लेमेंटस वीड्स, लंबे लंबे धागे जैसे वो निकलते हैं वीड्स, इतने लंबे होते हैं कि अगर पानी को कहीं से गुज़रना होता है वो गुज़र ही नहीं पाता है। कहीं अगर आप नालियों में भी देखो तो वो ग्रो कर रहे होते हैं, वो मतलब वो आप देखेंगे घास जैसी चढ़ी होती है,
वहाँ से अगर पानी का जो मतलब नाली होगी या कोई भी स्ट्रीम होगा, नहीं निकल पाता है क्योंकि वहाँ पे वो उसको रोक देता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वाटर बॉडी जो होते हैं कैन नाइदर बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई नॉर फॉर रिक्रिएशन ना, क्योंकि नॉर्मली वाटर बॉडी को देख के लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, स्विमिंग करने का मन करता है, बोटिंग करने का मन करता है, फिशिंग का। पर अगर एल्गी ग्रो कर गया तो वहाँ पे उनका मन ही नहीं करेगा, बदबू आती जाएगी वहाँ। और वहाँ पे पहले वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ कीचड़ ही कीचड़, वो गंदगी होगा बहुत ज़्यादा, उसमें एल्गी होगा। तो वो बंदा तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसमें रिक्रिएशन के काम आएगा ही नहीं। किसी टूरिस्ट को अगर हम वहाँ लेंगे, देखो जी यहाँ पे ये है वाटर बॉडी, वो नहीं ले सकते क्योंकि वो वाटर बॉडी वैसी वाटर बॉडी रही ही नहीं है। तो धीरे धीरे ये चोक हो जाता है, मतलब उसकी ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे ये डेड हो जाता है लेक, क्योंकि इसके अंदर ऐसी फाउल स्मेलिंग, ऐसी अजीब सी, दिखने में भी बहुत गंदा। क्योंकि अगर हम ऐसे वाटर बॉडी को देखेंगे हमें अच्छा लगता है, पर अगर हम वाटर बॉडी के अंदर गंदगी चली जाए तो हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं यूट्रिफिकेशन के। कंट्रोल ऑफ यूट्रिफिकेशन, अगर यूट्रिफिकेशन हुई है, हम उसको कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, पहले ही कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको निकाल दें, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अगर कोई भी पानी हम छोड़ देते हैं, कोई भी सीवेज हम वाटर बॉडी में छोड़ते हैं, किसी लेक में या पॉन्ड में छोड़ते हैं, तो वो पानी जो हम गंदा पानी उसमें छोड़ रहे हैं या कोई भी गंदगी हम छोड़ रहे हैं, उससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को निकाल दो, बाद में पानी को छोड़ दो। क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक न्यूट्रिएंट का काम करता है एल्गी के लिए। अगर हम खाली पानी छोड़ते हैं उससे कुछ नहीं होगा, एल्गी उसको कुछ नहीं कर सकता है। बट ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर उस पानी में है तो वो यूज़ करता है वो, और ग्रो कर देता है, तो उससे यूट्रिफिकेशन होती है। अगर हमें बेटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने कहीं लगाया है, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हम जो भी पानी छोड़ते हैं उस ट्रीटमेंट प्लांट में, तो हम वो पानी छोड़े जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ना हो, ताकि वो जब हम ट्रीट करें उस पानी को, वहाँ के इर्द गिर्द कहीं एल्गी ना ग्रो करने बैठ जाए। क्योंकि एल्गी कहीं पे भी ग्रो करती है, आपने देखा होगा, कहीं पे भी आप ट्यूबवेल देख लीजिए, इर्द गिर्द अगर पानी कंटिन्यूसली बहता गया तो वहाँ पे एल्गी का वो ग्रीन पैच बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमें फॉस्फेट को डिटर्जेंट से निकाल देना है, जिसकी जैसे हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बाहर निकाल देते हैं, और वाटर बॉडी में अगर वो डायरेक्टली जाता है और डिटर्जेंट में फॉस्फेट है, तो वो एज ए न्यूट्रिएंट काम करेगा, वो भी हमें निकाल देना है डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट में हमें फॉस्फेट्स यूज़ नहीं करना है, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ को जो भी डिटर्जेंट बनाते हैं उनको फॉस्फोरस नहीं यूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे जो हैं, जैसे हमारे घर से जो निकलता है वेस्ट, वो तो जाएगा ही वाटर बॉडी में, और जो हमारे जो गांव के लोग होते हैं वो भी विलेज में अपने डिटर्जेंट लेके अपना वो घाट के पास अपने कपड़े धोते हैं, तो वो तो डायरेक्टली उसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। तो डिटर्जेंट्स में ही अगर हम अपने ये फॉस्फेट निकाल देंगे तो फिर बाद में इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा पानी को। नेक्स्ट है, अगर हम इफ़ेक्टिव डिस्पोजल करेंगे ऑर्गेनिक मैटर्स का, जैसे हम मतलब जब भी कहीं पानी में हो गया है ऑर्गेनिक मैटर जो है, हम इस तरीके से ना डालें। अगर पानी में कहीं पे हो गया है बहुत ज़्यादा, तो हम उसको ड्रेजिंग बाहर निकालेंगे। जो भी कीचड़ है बार बार साफ़ करना है, बार बार साफ़ करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए एल्गल ब्लूम्स को। कहीं पे भी थोड़ा भी दिखे नहीं हो रहा है तो उसको उसी टाइम उसको रिमूव कर देना। इफ़ेक्टिव डिस्पोजल करना है ऑर्गेनिक मैटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें अप्लाई करने हैं वैसे सॉल्यूशन ऑफ केमिकल्स, जैसे कॉपर सल्फेट। ये एक एल्गीसाइड है, अगर एल्गी कहीं पे ग्रो हो भी गया है उसको मारने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज़ करना चाहिए, जो इस एल्गी को ख़त्म कर देता है। या क्लोरीन, वाटर बॉडी के ऊपर क्लोरीन डाल देना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, यूट्रिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। उससे ये जो एल्गी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम यूट्रिफिकेशन से बच सकते हैं। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम बायोमैग्निफिकेशन पढ़ते हैं।